नाज़रीन, आज हम हाला शहर में बशीर मेमन साहब के घर में मौजूद हैं। आज हम उनका इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बशीर मेमन साहब साबिक डीजी FIA, जिनकी शख्सियत काजी फ़ायज़ ईसा के केस का जो है वो उनके ख़िलाफ़ केस दाखिल करने के इनकार के बाद जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन गई। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और आज उनसे बातचीत करेंगे और तफसील से उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने इस केस को दाखिल करने से क्यों इनकार किया और क्या उन्होंने जो है वो मुश्किलात बर्दाश्त की। ये सारा जो किस्सा है या कहानी है उनसे सुनेंगे और तफसील से बातचीत करेंगे। तो आएँ उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे पहला सवाल ये है कि आपने अपना ब्यूरोक्रेटिक सफ़र कहाँ से शुरू किया और उसका इख्तिताम जो है वो कैसे हुआ, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ब्यूरोक्रेट तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है। मैं अपने आप को सरकारी नौकर कहता हूँ। ब्यूरोक्रेट चूँकि वो अंग्रेज़ी लफ्ज़ है और मैं नौकर था सरकार का। 1 2 मैंने शुरू किया था CSS करने के बाद 1986 में। 1 नवंबर 1986 मैं नौकरी में आया था, ट्रेनिंग के लिए लाहौर ज्वाइन किया। उसके बाद ये अल्लाह का कोई करम हुआ, पाक परदिगार आलम का, कि हालांकि कोई नौकर बनना कोई इतनी कोई प्राइड वाली बात नहीं है, लेकिन चूँकि ये तीसरी दुनिया में सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अल्लाह ने करम किया मुझ पर, पाक परदिगार आलम ने। और फिर 17 ग्रेड चूँकि CSS करने के बाद हर जो अफसर है वो जाता है 17 ग्रेड में अकेडमी। 1 नवंबर 1986 को ज्वाइन की और फिर ग्रेड 22 में, जो कि हाईएस्ट ग्रेड है, उसमें मैंने रिटायर किया। ये अल्लाह का शुक्र है, उस रब का करम है, मालिक का एहसान है, मदीने वाले की साया है। सर, एज अ सिंधी ऑफिसर आप DG FIA बने, ये सिंधियों के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और मैं समझती हूँ कि बहुत कम सिंधी ऑफिसर्स इस जो है वो दर्जे तक पहुँचते हैं या ऐसी पोस्ट जो है उनको मिलती हैं। लेकिन आप अपने 15 दिन जो है आपकी रिटायरमेंट में रह जाते हैं और आप इस्तीफ़ा दे देते हैं। ये सारा सिलसिला क्या हुआ था? ये कुछ ट्रेडिशंस हैं सरकारी नौकरी की। मैं SP भी रहा हूँ, DIG भी रहा हूँ, IG भी रहा हूँ, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का, फिर DG FIA के तौर पे। तो जिसके बाकी आखिरी महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रह जाएं, तो नॉर्मली उसको ट्रांसफ़र नहीं करते, इसलिए कि उसने जो पेंशन के कागजात हैं वो बनाने होते हैं, पेंशन के लिए वो करनी होती है और पेंशन को सेंक्शन करवाना होता है, तो उसको उस जगह से शिफ्ट नहीं करते। 15 दिन पहले मेरे चूँकि कोई जिसको कहते हैं कि कोई इतने कोई अच्छे वो एनवायरनमेंट नहीं चल रही थी, तो मेरा मतलब उन्होंने 15 दिन पहले ट्रांसफ़र किया, जो कि मैं समझता था कि मैंने समझा कि मेरी ये इंसल्ट है और ये मुझे और कुछ नहीं। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताता हूँ। मैं एक लोअर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम बड़े गरीब से लोग हैं, छोटे से लोग हैं। मैं अपना मैं सोचता था कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो जो चार्ज रिलिंक्विश करूंगा तो उस पर लिखूंगा कि आई बशीर मेमन हेयर बाय रिलिंक्विश द चार्ज ऑन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरन्यूएशन ऑन डेट फलाना फलाना एज डायरेक्टर जनरल FIA। तो ये मेरे लिए एक एहसास होगा, मेरे बच्चों के लिए एक एहसास होगा और ज़ाहिर है मैं कह सकूँगा मैं DG FIA के तौर पे रिटायर हुआ। मुझे लगा कि ये मेरा प्राइड चला जाएगा।
मैं चूँकि वो ज़्यादा आपने वो जो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनमें मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैंने कहा चलो लेट मी हैव अनदर प्राइड, लेट मी रिज़ाइन एज DGFI। आई विल बी द ओनली पर्सन इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान विल बी रिज़ाइनिंग एज DGFI। माइट बी रिटायर होने वाले और भी हूँ। खुदा ने मुझे ये एजाज़ दिया, इतनी हिम्मत दी। मुझे पता था कि पेंशन का नुकसान होगा, मुझे पता था कि जो मुझे प्लॉट्स अलॉट हुआ है उसका नुकसान होगा, मुझे पता था, मतलब अंदाज़ा था, पता नहीं था, अंदाज़ा था। मैंने कहा नुकसान कोई नहीं। प्राइड के आगे तो नुकसान क्या होता है? इसका मतलब है कि एज अ सिंधी ऑफिसर यू अगेन प्रूव्ड योरसेल्फ, बिकॉज वी सिंधी पीपल डोंट गो फॉर द बेनिफिट्स, वी गो फॉर द प्राइड। मैं उसको किसी भी लिंग्विस्टिक उसमें लेना नहीं चाहता। मैंने अपनी पूरी जो करियर गुजारा वो इसी तरह गुजारा कि नहीं, नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर रेपुटेशन। जेलसली गार्ड किया अपनी रेपुटेशन को, जेलसली, जिसको कहते हैं ना सबसे ज़्यादा जेलसली गार्ड किया रेपुटेशन को। 1 2 जेलसली गार्ड किया अपनी फैमिली प्राइड को, जेलसली गार्ड किया अपने आप को एज अ पर्सन, कि साइकोलॉजिकली मैं इन चीज़ों के प्रेशर में ना आऊँ, कि साइकोलॉजिकल प्रेशर, अच्छा ये सिन फलाना कह दिया तो ठीक है, नहीं किया तो क्या करेगा। और फिर चूँकि मतलब ये कोई मेरे लिए मतलब 17 दिन के बाद आ जाओ घर या पहले आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था जो आपको 15 दिन पहले जो है वो रेजिग्नेशन जो है वो सबमिट करनी पड़ी? क्या ऐसे प्रेशर्स आपके पास आए थे? काजी फयाज़ ईसा वाला जो केस आपको कहा गया, तो किस तरह से इमरान खान साहब ने जो है, साबिक हमारे वज़ीर आज़म जो हैं, उन्होंने आपको जो है प्रेशर करने की कोशिश की? इसके बारे में थोड़ा हमें तफसील बताएं। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एक चीज़ नहीं थी, तो मैं कहूँ कि एक चीज़ थी। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस, यस। लेकिन ज़्यादातर जो मसला था वो था जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था नवाज़ शरीफ साहब की फैमिली से। अच्छा, वो क्या था? वो यही कि मरीम नवाज़ साहिबा को मतलब पहला जो मुझे याद पड़ता है कि मरीम नवाज़ साहिबा एक कोई सोशल मीडिया पे फर्स्ट लेडी की एक फ़ोटोग्राफ थी, नॉर्मल, बदतमीज़ी है, नहीं करना चाहिए, इमोरल है और वो कानूनन जुर्म भी है। उनका ख्याल था कि ये सोशल मीडिया ने की थी, वो नॉर्मल सी तस्वीर थी जिस तरह होता है, मतलब पुरानी तस्वीर थी फर्स्ट लेडी की जो कि पुरानी थी। तो उन्होंने कहा कि जी ये मरीम नवाज़ के पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाओ कि फर्स्ट लेडी ये कैसे उसने ये दे दिया। उसको भी यही बताया। उस वक्त से थोड़ा सा टेम्परेचर इस तरह राइज होता गया। अल्टीमेटली जो फिर दूसरा फिर केस आ गया, जज वीडियो स्कैंडल जो हुआ था बड़ा मशहूर, उसमें फिर लोगों को छोड़ दिया, वो बेकसूर थे। फिर वो उसमें भी मरीम नवाज़ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उस पर किया। फिर ये जो अभी शहबाज शरीफ साहब का ख़िलाफ़ जो केस चल रहा है अभी, जो जिसमें आजकल प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ जो चल रहा है कि उनको करना है, चार्ज फ्रेम करनी है, वो केस पहले आया था मेरे पास, मैंने अच्छी तरह देखा। फिर NCA में जो केसेस भेजने थे वो, फिर ख्वाजा आसिफ का आर्टिकल 6 का केस, फिर ख्वाजा साद रफ़ीक, फिर परवेज़ ये जो हमारे खुर्शीद शाह साहब हैं, फिर नफीसा शाह साहिबा, फिर खोखर साहब जो है हमारे सेनेटर साहब हैं जो पीपल्स पार्टी के, मतलब एक हो तो बताऊँ ना, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। अच्छा, फिर वो मतलब एक हो तो बताऊँ ना, मतलब ये सारे के सारे, क्योंकि मेरा जो मुखालिफ है, अच्छा असफंद यार वली साहब, और मतलब एक हो तो बताओ ना, ये मतलब अनएंडिंग लिस्ट।
रोज़ नई फरमाइश, रोज़ नई फरमाइश, रोज़ मैं उनको बताता था। और कि सर ये नहीं हो सकता, ये थोड़ा है कि हम कोई मतलब हम वी आर एन इंस्टीट्यूशन, हमने अकॉर्डिंग टू लॉ काम करना होता है, कानून में है ये जायज़। और यही काजी फाइज़ ईसा साहब का भी यही हुआ था कि सर हम नहीं कर सकते भाई। वो खैर वो जो शहजाद अकबर और हमारे आज़म, इन दोनों, मैंने उनको बताया खुदा के वास्ते ये क्या कर रहे हो भाई, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब से 2 सेकंड की मुलाकात हुई थी, 2-3 मिनट की हुई होगी, लेकिन उन्होंने तो नाम नहीं लिया था। लेकिन शहजाद अकबर और वो मैंने कहा खुदा का वास्ता है, जज है हाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, पहली बात, मैं उनको ले जा करके एक जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास चालान करूँगा। मैंने कहा मैं किधर से ले आऊँ इंस्पेक्टर जो इनके खिलाफ करेगा इंक्वायरी, और किधर से ले आऊँ वो जज जो एक्सेप्ट करेगा इनको या इनकी मैं कहा ये जो हमारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसका काम है, आप पढ़ लें उसको। तो इस बात पे मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो एक तो रिएक्शन पहले से ही मौजूद था, दूसरा ये भी आ गया, तो फिर अभी तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं हमने गलत किया था। एक्स प्राइम मिनिस्टर तो अभी खुद कह रहे हैं कि हमने गलत किया था, हमने मतलब ज़्यादती की थी। लेकिन उसके साथ जो अब उससे कैसे जान छूटेगी इनकी कि काजी फाइज़ ईसा साहब की फैमिली को जो टॉर्चर किया गया, जो उनके वज़रा साहिबान जो करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मजाक उड़ाते रहे कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स, आपको पता है ही इज सन ऑफ काजी ईसा, पाकिस्तान मूवमेंट में जिनका बहुत बड़ा किरदार है, जो कायदे आज़म के करीबी साथी थे और दोस्त थे, जो हमेशा कोयटा में जाते थे तो काजी ईसा साहब के घर पे रहते थे। हमने उनके बेटे को, जो कि बाद में ईमानदार साबित हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और वो है भी ईमानदार आदमी, मेरा उनसे कोई ताल्लुक है भी नहीं, डायरेक्ट तो इस तरह है कि सुप्रीम कोर्ट का जज है। एक ही मरतबा मैं उनका पेश हुआ, और एक मरतबा जिस तरह के वो हैं मशहूर, ही इज़ नोन, यस ही इज़ वेरी वेरी टफ जज, oh yes, he is known as a very tough judge, और he is known very straightforward judge। मैं ज़ाहिर है मैं उनके बारे में ज़्यादा बोलना भी शायद कहीं कोई तौहीन अदालत न हो जाए। ही इज़ अ वेरी straightforward judge। जिस तरह उन्होंने अपना केस लड़ा, आप समझते हैं कि इसकी कोई माफ़ी हो सकती है? पाकिस्तान की तारीख इसको किस तरह लेगी? एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हमने इतना वो किया, सारी कैबिनेट ने उनको ख़राब किया, सारे आपके ट्रोल्स ने जो सरकारी तनख्वाहें लेते थे उन्होंने उनको इंटरनेट पे, उन्होंने ट्विटर पे, उन्होंने फेसबुक पे उनको ख़राब किया, आपने उनके ख़िलाफ़ इदारिये लिखवाए, और बाद में आप कहते हैं मैंने गलत किया। दैट्स ऑल। आप समझते हैं तारीख़ इसको किस तरह लेगी? तारीख़ में आप किस तरह पहचाने जाएंगे? इट इज़ दी, आज जो कुछ हो रहा है ये 50 साल के बाद तो तारीख़ बन जाएगी ना। तो हम क्या तारीख़ लिख रहे हैं फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के मौरख को हम क्या दे करके जा रहे हैं मवाद? कि हम जिसकी चाहें बेइज्जती कर दे, बाद में कहते अच्छा यार हो गया गलती। सर यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बनता है कि हमारे मुल्क में ऐसा वज़ीर आज़म जो अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा दे और गलतियाँ वो करे जिनकी वो ख़ुद जो है वो आखिर में जो है वो उसको माने भी, और जिनकी तलाफ़ी भी मुमकिन नहीं है, और ऐसी गलतियाँ करे और उसके बावजूद एक बहुत बड़ा जो है वो पॉपुलेशन का हिस्सा उसका फॉलोअर भी हो। तो आप उस लीडर को जो है वो किस तरह से देखेंगे कि क्या वो वाकई नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपको नज़र आते हैं, या हम जो है वो एक इखलाकी जो है वो क्या कहें अफलास का शिकार हो गए हैं कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है उनके पीछे चल रही है? मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं है,
लेकिन हम इतने बदनसीब भी नहीं है कि फिर से वो आ जाएगा। अभी मैं चूँकि सरकारी मुलाजिम नहीं, हम इतने बदनसीब हैं, मतलब खुदा को हम पर रहम आएगा। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह की उछल कूद अपने मुआशरे में। इस तरह की उछल कूद हम इस अपने मुआशरे में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे यहाँ शर्म, हया, वज़ादारी, अपने 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 ख़ानदान का वो करना पड़ता है। अपना ख़ानदान है, फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, और हम, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टी है, उसका सपोर्ट बेस है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो गलत हैं। हाँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन हो सकता है डिफरेंट हो मुझसे, उनका ये ओपिनियन है, मेरा भी ओपिनियन है, आपका भी ओपिनियन, हर एक को हक है अपना ओपिनियन रखने का। और जाहिर है जब इलेक्शंस होंगे तो पता लग जाएगा आपको सब कुछ। जस्टिस फायज़ ईसा और आप जैसे लोग जो स्ट्रेट अवे जो है वो अपने ड्यूटी पे जो है वो डट के खड़े हो जाते हैं और फ़राइज़ की जो है वो पूरे करने के लिए जो है आप अपनी जॉब्स पे आते भी हैं, और फिर जो है अगर आपकी ऐसी कोई बात सामने आती है जो आपको फ़ील होता है कि नहीं ये हमारे फ़राइज़ में शामिल नहीं है, तो रिज़ाइन भी कर देते हैं। तो ऐसे लोग हमारे सिस्टम में जो है वो नाकाम क्यों हमें नज़र आते हैं? पहली बात तो मुझे इस बात पे एतराज़ है आपके इस सवाल पे। काजी फाइज़ ईसा के साथ मेरा कंपैरिजन नहीं हो सकता। नो, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी, उनके कॉम्पिटेंस, कम बड़े नहीं हैं आप बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े आदमी का बेटा। पाकिस्तान के बनाने वालों में उनके वालिद साहब का शुमार होता है, और बहुत ज़्यादा मैं एक मरतबा उनके पास पेश हुआ हूँ। कोर्ट का माहौल आपको बता देता है कि ये मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हूँ, मैं बहुत पेश हुआ हूँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बहुत अच्छे, वो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनता है सारे दे कांट बी कंपेयर्ड, सारे एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। लेकिन मैं उनके बारे में कोई वो नहीं कर सकता। लेकिन पहली बात तो ये है कि मैं अपनी बात करूँगा। किसने कहा आपसे 22वें ग्रेड तक मैं पहुँचा, लॉन्गेस्ट सर्विंग DGFIA हूँ, एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस AJK भी रहा, DIG भी रहा हूँ। अल्लाह ने बहुत करम किया मुझ पर, अल्लाह ने इस माशरे के थ्रू करवाया, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं ये समझता हूँ। रिज़ाइन मैंने किया, कोर्ट ने मुझे पैसे दिलवा दिए, मैंने, गवर्नमेंट ने मेरी पेंशन बंद की, कोर्ट ने मुझे दिलवा दी। ये मेरा मुआशरा ही है ना जिससे मुझे सब कुछ दे रहा है। किसी ने मेरे खिलाफ 3 केसेस में मुझे नोटिस किया, कोर्ट ने मुझे पंजाब के जो ट्रायल कोर्ट था लाहौर का, उसने मुझे प्री अरेस्ट बेल दी। यहाँ के हाई कोर्ट के जज साहब ने मुझे ट्रांजिट बेल दी। वहाँ के ट्रायल कोर्ट ने मुझे तीनों केसों में प्री अरेस्ट बेल दी। और हाई कोर्ट पंजाब ने, लाहौर हाई कोर्ट ने मुझे 2 पिटीशंस में, दोनों में रिलीफ दिया। तो ये हमारा सिस्टम मेरा ही है, ये मेरा ही सिस्टम है, मेरे मुल्क का सिस्टम है, उन्होंने हमें दिया, तो ये बात नहीं है। ये तो सर आपकी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन अगर सिस्टम इतना ही ताकतवर और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से आप बात कर रहे होता, तो शायद हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स जब पोस्ट होते हैं या उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो वो पॉलिटिसाइज्ड ना होते। लेकिन हमने देखा है कि हमारे पास तकरीबन सारे ऑफिसर्स किसी न किसी लॉबी का हिस्सा होते हैं, और लॉबी का हिस्सा अगर ना हो तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो क्या आप इस चीज़ से इनकार कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा पैराडाइम अपना शिफ्ट करें। अमेरिका में क्या होता है, इट्स स्पॉइल्ड सिस्टम।
स्पॉइल्ड सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की स्पॉइल्ड सिस्टम है ना, कि जो जाता है वो अपने साथ, जो जाता है हुकूमत वो अपने साथ ले जाती है सिस्टम, और जो नया आता है अपने साथ नया सिस्टम ले आती है। लेकिन वहाँ पे आम आदमी को शिकायत नहीं है, बिकॉज वन थिंग इज रूल ऑफ लॉ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं ये समझता हूँ जो कौमें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बनती हैं। हम तो 47 में आए हैं, अभी हम तो 47 में आए हैं। मैं जा चुका हूँ मुख्तलिफ, उस रब ने पाक परदिगार आलम ने, मदीने वाली सरकार ने मुझे दुनिया की सैर कराई है। मज़ाहिर है ऑफिशियल उसमें भी गया हूँ। तो तीसरी दुनिया में और फर्स्ट वर्ल्ड में फ़र्क ही रूल ऑफ लॉ का है, रूल ऑफ लॉ का है। किसी फर्स्ट वर्ल्ड में आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 15 साल के बाद किसी एक बहुत बड़े लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे शख्सियत को शहीद करने के बाद आकर के कहे कि हमसे गलती हो गई थी? सुना आपने? Never. अच्छा, फिर किसी फर्स्ट वर्ल्ड में सुनेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ आपने इतनी बड़ी ज्यादती की, इतना प्रोपेगेंडा किया, इतना उनको बदनाम किया, इतना टॉर्चर किया, इतनी उनके साथ ज्यादती की, मैं उनके वो, तो उसने आके बाद में कह दिया अच्छा मुझे माफ़ कर दे, नहीं गलती हो गई, ये भी नहीं कि माफ़ी मांग रहा हूँ, नहीं गलती हो गई, बस ठीक है, खैर है। उसने कहा मुझसे बड़ी इज्जत तो किसी की भी नहीं है, मैं हूँ, तू है। ये हम खुद नहीं बनते। अब ये जो पीटीआई कह रही है इक्वालिटी फॉर एवरीबडी, तो करे ना इक्वालिटी भाई, जाए ना जेल में जाकर के बैठे कि मैंने फाइज ईसा के साथ जाती की थी। फिर उधर तो कहता है नहीं मुझसे तो गलती हो सकती है, इसलिए कि मैं तो नौज बिल्ला मैं तो खुदा हूँ, मैं इमरान खान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, किसी और की गलती नहीं होगा। अभी जो स्कैंडल्स खुल रहे हैं ना, आप भूल जाएंगे 1947 से लेकर आज तक के स्कैंडल्स को। मैं बता रहा हूं आपको, अच्छा। स्कैंडल्स ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, स्कैंडल्स ऑफ करप्शन, स्कैंडल्स ऑफ मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स, भूल जाएंगे आप लोग। उछल कूद मचाने वाले खुद ब खुद भूल जाएंगे। इसका मतलब है हम इंतजार करें? इंतजार नहीं, अभी शुरू हो जाएगा, अभी देख लीजिएगा। मैं ये समझता हूँ, मुझे तो कुछ चीज़ें पता है, ठीक है। अच्छा, दैट्स गुड। ये हमें एक बहुत बड़ी जो है वो मैं समझ रही हूँ कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए कि ये सारी चीज़ें जो है वो खुलने वाली हैं। और अगर खुलेंगी सर, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कितनी बड़ी चेंज आएगी फ्यूचर में? पॉलिटिक्स में चेंज आती ही रहती है, ठीक है ना। कोई वक्त था, मतलब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी, उससे पहले जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, शाह अहमद नूरानी साहब का ग्रुप, शाह अहमद नूरानी साहब, उसके बाद जमात इस्लामी प्रोफेसर गफूर साहब, फिर उसके बाद हमने देखा अल्ताफ़ हुसैन साहब। अच्छा, ये चेंज होती रहती है, ये चेंज तो आती रहती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब चले, उसमें तो मेरा बचपन था या जवानी थी, नौजवानी थी। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अभी पीएम मुस्लिम लीग नवाज़, फिर तहरीक इस्तक़लाल भी आपने सुना, फिर खान अब्दुल वली खान, फिर पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, और ये चलती रहती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये चेंज तो आती रहती है। पॉलिटिकल चेंज इज़ टू कम, इट इज़ द चेंज विच इज़ परमानेंट, नथिंग इज़ परमानेंट, नथिंग इज़ परमानेंट। मेरा मतलब ये है कि अगर किसी पॉलिटिकल लीडर और एक्स प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अगर वाकई कुछ चीज़ें साबित हो जाती हैं हमारे निज़ाम में और उसको सज़ा मिल जाती है, तो मैं समझती हूँ कि कोई ऐसी चेंज आनी चाहिए जो इस सिस्टम को चेंज करे
और हमारे आम जो पब्लिक है उसके हालात को चेंज करे। हमें तो ऐसी चेंज चाहिए। क्या इस किस्म की चेंज का कोई आपको अंदाज़ा है? बस मैं समझता हूँ जो दो प्रोसेस है ना, पॉलिटिकल प्रोसेस तो दो होते हैं, या तो इवोल्यूशन या तो रेवोल्यूशन आता है या एवोल्यूशन आता है। रेवोल्यूशन आता है बड़ा ख़राब किस्म का, एवोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली हो रहा है ना, आपको नज़र नहीं आ रहा, हमें नहीं नज़र आता। आज आम आदमी हालांकि वो बेरोज़गार है, अनपढ़ है, लेकिन वो जहन रखता है। आप देख लें रूल ऑफ लॉ, और अगर वोट का जो इस्तेमाल है, जिसने जो वोट जिसको दिया है वो उसी के खाते में अगर बढ़ता है तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, जो बेहतर होंगी डेफिनेटली। क्योंकि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसको पता है कि मैंने 5 साल के बाद मैंने फिर से वापस उधर ही जाना है, पब्लिक में जाना है। वो 5 साल, वो पहले तो 2-3 साल चले, हो सकता है वो कर जाए, लेकिन आपको नहीं फ़र्क लगता। हमारे सिंध जैसे माहौल में हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह होगा। आजकल है सिस्टम, थोड़े से लोगों के जहन चेंज हो रहे हैं। जो हमारे जो सरदार साहिबान, बड़े बड़े लोग जब गुज़रते थे तो लोग उनको अब आपको नहीं नज़र आता। ये चीज़ें अगर ये चलती रहेगी, प्रोसेस को ड्रिल ना हो, प्रोसेस चलता रहे, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते रहे, चेंज हो जाएगा। चेंज तो उस वक्त हम काउंट कर सकते हैं, और एवोल्यूशन जो है प्रॉपर मैं फील करूँगी जब हमारे मुल्क में निज़ाम में भी तब्दीली आए। जैसे आपने कहा सिंध में तब्दीली आपको महसूस हो रही है, वो एवोल्यूशन के थ्रू तो हो रही है, लेकिन उसमें सिस्टम में तब्दीली हमें इसलिए महसूस नहीं हो रही है क्योंकि हमारे सिंध में तालीम, जो जब मैं बचपन में स्कूल्स में पढ़ती थी तो उस वक्त काफ़ी बेहतर थी, लेकिन अब अगर आप पब्लिक सेक्टर में चले जाएं तो जो स्कूल्स हैं, गांव के जो स्कूल्स हैं, तो उनकी तो हालत ख़राब है। वहाँ पे बच्चे एनरोल्ड नहीं हैं, और बच्चे जो पढ़कर निकलते हैं तो उनका वो मयार नहीं है, उनको कहीं दाखिलाएँ नहीं मिलती हैं। तो इस किस्म का जो मतलब मयार है या एवोल्यूशन है वो तो फिर बेकार है। मैं समझता हूँ एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन में फ़र्क यही तो है ना। एवोल्यूशन इज़ ऑलवेज स्लो, रेवोल्यूशन इज़ फास्ट, लेकिन उसके नुकसानात होते हैं। हमारे यहाँ एवोल्यूशन आ रहा है और ज़ाहिर है उसकी स्पीड उसी हिसाब से चलेगी जिस तरह की स्पीड एक प्रोसेस की होती है। ये सोशल प्रोसेस है ना, सोशल प्रोसेस अपना टाइम लेता है, जो मैं समझता हूँ सोशल प्रोसेस अपना टाइम लेता है। मैं समझता हूँ स्लोली ग्रेजुअली चेंज आ रही है। देखे ना, हम दोनों सिंध से हैं, हम बैठ के ये बात कर रहे हैं ना, आज हुकूमत भी सिंध में उन्हीं की है, हम बैठ के बात कर रहे हैं, हम सवाल उठाते हैं, हमारे टीवी चैनल भी सवाल उठाते हैं, अखबारात में भी सवालात आते हैं। पहले कर सकता था नहीं, सोशल मीडिया पे भी बातें आ रही हैं। हाँ, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने और मीडिया ने बेहतर कर दिया। मुझे याद है जब मैं ASP था तो उस वक्त आया करता था अखबारों में, नाम नहीं लेना मुनासिब उन अखबारात का, कि फ़लाने SHO डींगा खान ने फ़लाने थाने का चार्ज लेके काम शुरू कर दिया। दिस वॉज अ न्यूज़। या किसी की फ़ोटो आ जाती थी कि वो फलाना वलद फलाने गांव का रहने वाला अमेरिका आला तालीम के लिए चला गया। अब है ऐसा? पीपल डोंट हैव इंटरेस्ट, पीपल डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। अब सोशल मीडिया पे आप देखें क्या लोग क्या मतलब करते। ये आपने जो सवाल किया, ये आपके जहन में सवाल उठा कैसे? आप खुद तो उन्हें स्कूल में पढ़ती नहीं है, ना आपके बच्चे उन्हें स्कूल में पढ़ते, लेकिन आपको पता लगा है थ्रू किसी ने, सो मेनी सोर्सेज। इसका मकसद है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि आपके पास ये एक इंफॉर्मेशन पहुँचा रहे। That's true. अच्छा, अब आ जाए। अब ज़ाहिर है इलेक्शन प्रोसेस, आप 88, 90, 93, 97 के पोलिंग के रिजल्ट्स देख लें। मैं
अब मैं जाहिर है मैं यहाँ पे यहीं पे मैंने नौकरी करता रहा हूँ, यहाँ पे मैं देखा है एवोल्यूशन इज़ कमिंग। हाँ जाहिर है इट इज़ हैज़ इट्स टाइमिंग्स और कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट हम पर कर रहे हैं, एक दिन आएगा ज़रूर। देखें ना, जो पाकिस्तान सिंध में ज़रूरत किस चीज़ की है? आप कहेंगे रोज़गार की, यही है ना, रोज़गार नहीं है। रोज़गार के लिए क्या चाहिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्लान करना पड़ेगा हुकूमत को। कब तक BISP पे 1200 रुपये महीने पे एक पूरा घर चलाएंगे? कब तक 10,000 12,000 रुपये की नौकरी पे, प्राइवेट नौकरी पे लोग चलेंगे? और कितने ऐसे लोग अफोर्ड कर सकेंगे नौकरी? आमदनी के जो जायज़ मेहनत मजदूरी के हमें यहाँ पे एवेन्यूज़ क्रिएट करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की आपने बात की है, तो उसमें क्या ऐसे रुकावटें हैं कि बाहर से भी अगर जो लोग आते हैं तो उनके राहों में जो है हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं और इन्वेस्टर्स जो हैं वो आकर और फिर भाग जाते हैं पाकिस्तान में? तो क्या असबाब हैं जो लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से जो है वो रोकते हैं? मैं आपको अर्ज़ करूँ, हम पाकिस्तान को हम थोड़ी देर के लिए डिस्कस करने से पहले मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन कर लें आप सिंध और पंजाब का, सिंपल वही। इसको यहाँ पे नेशनल हाईवे कहते हैं, उसको GT रोड कहते हैं। नेशनल हाईवे पे आप चले जाएं और उधर रहीम खान से आगे चले जाएं, ख़त्म। आपको पता अंदाज़ा हो जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपको दरख्तों से ही पता चल जाता है कि वहाँ से ग्रीनरी शुरू होती है और यहाँ पे आपको जो है पूरा बैरन एरिया जो है आपको नजर आएगा। दरख्तों की भी बात करूँगा, डेफिनेटली वो बात है, लेकिन मैं बात करूँगा इंडस्ट्रियलाइजेशन की। कैसे हो गया वो डेवलप? आप हमें बताएं। मैं समझता हूँ वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है या नहीं है, उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आम आदमी को फील होता है कि यहाँ पे मैं हिफाजत में हूँ। इंडस्ट्रियलिस्ट भी वहीं का है, आपके ख्याल में वहाँ से इटली से आई है इन्वेस्टमेंट? नो, वहीं का है और यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, कोई ऐसा मसला थोड़ी है। यहीं से लोग गए हुए हैं ना जो कराची में IT कंपनीज में इधर उधर काम कर रहे हैं, यहीं से हमारे मजदूर हैं ना जो वहाँ, लेकिन यहाँ पर वो शायद समझते हैं कि नहीं अभी मतलब लॉ एंड ऑर्डर कोई सेफ्टी सिक्योरिटी वो समझता कि मेरी नहीं है। लेकिन एक दूसरा मसला भी है कि पंजाब से अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अगर यहाँ पे सिंध में आके इन्वेस्टमेंट करता है तो लेबर भी वहाँ से लेकर आता है। नहीं, ये तो हमने एक बनाए हुए ना कॉन्सेप्ट्स। भाई कब चले, पहली बात तो मुझे बता दें कोई ऐसा हो, हम खुद कर लें। अगर हमें अगर नहीं मैं एक बात, अगर हम ये समझते कि नहीं उनको नहीं करे तो आप कर लो, एनवायरनमेंट क्रिएट करो ना। हुकूमत एनवायरनमेंट तो क्रिएट करे ना, पहले हुकूमत करे ना। हाला में बना हुआ है स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट, एक इंडस्ट्री नहीं है, ठीक। पहले आप यहाँ आपके ख्याल में यहाँ पर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो यहाँ पे इंडस्ट्री लगा सके? नो। आप हैदराबाद से शुरू हो सक्खर तक कोई इंडस्ट्री आपको नज़र आती है? इसमें मीरपुखार डिस्ट्रिक्ट है, मीरपुखार डिवीज़न है, फिर लाड़काना डिवीज़न है। उसके असबाब क्या है कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है? बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि लोग जो इन्वेस्टर है वो अपने आप को समझता कि मैं यहाँ पे वो होऊंगा, आई एम इनसिक्योर, गैर महफूज हूँ। ये एनवायरनमेंट सिंध हुकूमतें करती हैं एनवायरनमेंट क्रिएट, नहीं तो गैस बिजली उतनी मौजूद है जितनी कि गुजरात में मौजूद है, उतनी यहाँ पे मौजूद है। सड़क मौजूद, क्यों नहीं कर रहा है इन्वेस्ट यहाँ पे? वो गुजरात में क्यों कर रहा है, गुजरावाला में क्यों कर रहा है, लाहौर में क्यों कर रहा है, पाकपटन में क्यों कर रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं करता? हम ही है ना,
हम क्यों नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे? हमने ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत क्रिएट कर सकती है, मैं और आप नहीं क्रिएट कर सकते, ना कोई एनजीओ क्रिएट कर सकती है। एनजीओ ज़्यादा ये कर सकती है कि ट्रेन कर दे लोगों को कि जी अकाउंटिंग कैसे करते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है। अच्छा, एजुकेशन हम कह रहे हैं, किस तरह की एजुकेशन? स्कूल्स तो सरकारी बंद पड़े हुए, जो खुले हुए हैं उन्होंने जो लोग पैदा किए वो क्या कर रहे हैं अभी? उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है? उनका कोई करियर पाथ है? नहीं है। देयर इज नो करियर पाथ। जाए, There are no skills. दे हैव ऑल रिक्वायरमेंट्स। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। लोग कहते हैं जी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ठीक नहीं है। किसने कहा आपसे? मैं चला रहा हूँ यहाँ पे फैक्ट्री, मैं चला रहा हूँ यहाँ पे एक आईटी कंपनी हाल में चला रहे हैं हम लोग। हम कहते हैं हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। किसने कहा आपसे? अच्छा, आप हमें थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि तफसील आप किस किस्म की जो है आईटी इंस्टीट्यूशन जो है वो चला रहे हैं, उसमें क्या काम हो रहा है? इंस्टीट्यूशन नहीं है, बिजनेस है। बिजनेस है। मैं मेमन हूँ। तफसील बताएं कि हम उस मॉडल को समझने की कोशिश करें कि आप किस मॉडल पे उसको चला रहे हैं। हम वहाँ पे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एंड बिलिंग कंपनी है, पैसे कमाती है, रोजगार भी क्रिएट करती है। ये सारे के सारे लोकल बच्चे बच्चियाँ हैं, 150 हैं, और इंशाल्लाह स्काई इज द लिमिट। क्यों नहीं हो सकता? ये कोई बात है? तो वो क्या काम करते हैं? और जाहिर है बड़ा टेक्निकल सा काम है। वो डॉक्टर्स के बिलिंग को इंश्योरेंस में सबमिट करते हैं, फिर वहाँ से उनकी डिनाइल्स को ट्रीट करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा वो। आप देख लीजिए, बच्चियाँ भी 4 बजे तक बैठी होती हैं, आप चल के देख लें उनको। ठीक है। बच्चियाँ आती हैं और 50 बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है आईटी में। So you are creating a Silicon Valley? मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला पाक परवरदिगार आलम, यस, इट्स माय ड्रीम, इट्स माय ड्रीम। सर, मुझे एक बात बताएं कि हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज़ हैं उनके पास इतलात भी होती हैं और सब कुछ होता है, लेकिन हादसे हो जाते हैं और वो एडवाइजरी जो है वो जारी कर देती हैं और खुद उस पर कोई जो है वो एक्शन लेते नहीं हैं और जो है वो कहीं भी ब्लास्ट हो जाता है। तो ये सारा जो एक मतलब प्रोसेस है, इसकी वजह से हमारे जो आवाम है वो हमारी एजेंसीज़ पर ट्रस्ट नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि वो ख़ुद इस चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बजाय इसके कि मैं आपको कोई और मिसाल दे दूँ, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें। ठीक है। 9/11 हुआ अमेरिका में, ठीक? ओसामा बिन लादेन कितने साल के बाद पकड़ा गया? 9/11 हो गया, अमेरिका की तबाही हो गई। ओसामा बिन लादेन जो उनका वांटेड क्रिमिनल था, कितने साल के बाद पकड़ा गया? मेरा ख्याल है 10-12 साल के बाद वो पकड़ा गया। मुझे ये बता दें, इतनी बड़ी एजेंसी अमेरिका, इतना बड़ा मुल्क, CIA, हमारे पास वो रिसोर्सेज भी नहीं है, ना वो पैसे हैं, ना वो स्किल्स हैं, हम तो उनसे सीखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फेलियर्स वे बजाय इसके कि बंदा डिप्रेस हो, बंदा अपनी कामयाबियों के साथ, मैं ऑप्टिमिस्ट, मेरी तबीयत ही ऑप्टिमिस्ट है। मैं चीज़ों को रोशन पहलू हमेशा देखता हूँ, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। व्हाट कैन आई डू देन? मैं हमेशा इसी तरह, नाकामी होती है तो मैं कहता हूँ यार वो इतनी बड़ी एजेंसी फेल हो गई, जिनका पेंटागन, उनके अपने ऊपर अटैक हो गया, अपने ऊपर, पेंटागन के ऊपर हो गया।
ओसामा बिन लादेन ने उनके उड़ा दिया ट्विन टावर्स, फिर वो भाग गया, उनसे नहीं हाथ आया। अच्छा, अभी तो खैर आ चुका है कि उसमें भी हमारे ही एक बंदे ने उनको मदद की, तभी पकड़ सके। CIA ने कुछ नहीं किया, आ गया ना वो तो खैर अखबारों में भी आ चुका है, टीवी पे भी आ चुका है, वो डॉक्टर जो था, जो भी था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा उसी को सबक बना के चलना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। इट्स अनएंडिंग। और हमें तो पता ही नहीं है कि कितने इस तरह के थ्रेट्स को दबा दिया होगा उन्होंने उधर, इंटेलिजेंस हमारी एजेंसीज ने। कितने ऐसे अल्लाह माफ़ करे मुसीबतें थी जो उन्होंने, टेररिस्ट अटैक्स थे जो उन्होंने रोक लिए होंगे, जो उन्होंने स्मैश कर दिए होंगे। इसलिए वो हमारा प्रॉब्लम इंटेलिजेंस एजेंसीज का और हमारी एजेंसीज का ये है कि वो उन्हें बता नहीं सकते किसी को कि हमने क्या कर दिया। प्रॉब्लम यही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ, अच्छा जो इन्वेस्टिगेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने आपको वही अर्ज़ किया कि ज़ाहिर है काम करते हैं, तीसरी दुनिया का मुल्क है, इट्स डेवलपिंग, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। वो कहते हैं ना, पुलिसिंग इज़ द कॉस्टलीस्ट जॉब। लेकिन हमारे पास क्या मॉडर्न टूल्स जो हैं या मॉडर्न मेथड्स वो टाइम टू टाइम जो है वो इंडक्ट होते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस के लिए जो है इस्तेमाल हो रही है। तो क्या हमारे भी सिस्टम में नई चीज़ें, न्यू टूल्स, न्यू टेक्नोलॉजी? ज़ाहिर है जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उतना तो कर लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये मुल्क है, तीसरी दुनिया का मुल्क है, उसके बाद रिसोर्सिंग की कमी है, तभी तो तीसरी दुनिया का मुल्क है। रिसोर्सिंग की कमी है ना सर। हम रिसोर्सेज की कमी का इतना क्यों ढंढोरा पीटते हैं? क्योंकि अगर मैं एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न अगर बाहर जाती हूँ तो मुझे फ़ील होता है कि आई एम फ्राम अ रिच कंट्री। मेरे पास ज़राअत की जो है वो बहुत बड़ी जो है वो लैंड है, मेरे पास इरिगेशन का सिस्टम मौजूद है, मेरे पास हार्ड कोर वर्किंग जो है वो लेबर मौजूद है। ठीक है, मैं चाहूँ तो सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें, वीट, राइस जो है वो मेरा मुल्क जो है वो ग्रो कर सकता है। लेकिन फिर भी हम जो है वो इस थर्ड वर्ल्ड का हिस्सा और गरीब मुल्क के तौर पे हम क्यों अपने आप को जो है वो फील करते हैं कि हम गरीब हैं और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं? अब उसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना, कौमें ज़ाहिर है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली ग्रेजुअली तरक्की करती हैं। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको अभी मतलब ब्यूरोक्रेसी से निकल के नौकर की लेवल पे आना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को नौकर समझना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे ज़ाहिर है पार्लियामेंट भी है, नौज़ायदा है, नई है, कभी आती है, कभी चली जाती है, कभी ब्यूरोक्रेसी का दौर आ जाता है। मतलब हमें थोड़ा सा वो ज़ाहिर है टाइम तो लगेगा, डेवलप होने में टाइम लगता है। जिस तरह बच्चे को बड़ा होते होते टाइम लगता है ना, 25 साल 30 साल लगते हैं, तो हमें तो अभी मैं समझता हूँ नौज़ायदा कौम है, और जो हमारी तरक्की है उसकी पेस जो है हमें इसलिए कम नज़र आ रही है कि मीडिया में हम चीज़ें बहुत सारी देख रहे हैं। अरे आज ये था, अच्छा कल ये हो गया। हम तो वैसे ही वैसे ही हैं, हमारे पास अभी लोड शेडिंग है, भाई है, ठीक है, थिंग्स वुड इम्प्रूव। मैं ये समझता हूँ, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, जो सड़कें कच्ची थी आज वो पक्की है, जो सिंगल रोड से वो डबल रोड से। एयर कंडीशन इतना आम नहीं था, अब आम है। एयर कंडीशन कार तो थी ही नहीं, अब एयर कंडीशन कारें हैं। हम इम्प्रूव कर रहे हैं ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव कर रही है ना। That's true. जिन गाँवों में बिजली नहीं थी वहाँ पे बिजली है, जिन गाँवों में हमने सोचा भी नहीं था लकड़ियाँ जला करती थी, आज वहाँ पे गैस जल रही है। तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं ना, वी आर इम्प्रूविंग। यस ऑफ कोर्स, वो पेस नहीं है, वो पेस नहीं है, वो पेस नहीं है जो कि अमेरिका की है, इसलिए कि वो तो बहुत ही पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप थे।
हम स्लो स्पीड डेवलपमेंट है, लेकिन हो रही है। जो मैं समझता हूँ, मैं चीज़ों को इस तरह लेता हूँ कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और आप किसी भी अपने साथ वाले ममालिक को देख लें, श्रीलंका को देख लें, नेपाल को देख लें, बर्मा को देख लें, इंडिया को देख लें, हम बेहतर इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखें ना, कल परसों भी वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो जाती हुई है, अब देख लें हमारे पास तो ऐसे नहीं है। हम ये भी तो देखें ना, हमारे माशरे के पॉजिटिव पहलू क्या हैं। हमारे यहाँ देखें कितना वो है, मतलब कोई कम्युनल राइट्स नहीं है हमारे पास, वो ख़त्म हो गए। सेक्टेरियन वायलेंस नहीं है हमारे पास, वो ख़त्म हो गया। ज़ाहिर है माशरा इम्प्रूव कर रहा है, साइकोलॉजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव कर रहा है। अभी हम नेशनल हाईवे पे बैठे हुए हैं, पहले सिंगल रोड हुआ करती थी, हम आते थे वहाँ पे 1.5 घंटा लगता था। बस चला करती थी हर आधे घंटे के बाद, हर बस स्टॉप पे रुकती थी वो। अभी एयर कंडीशन बसें चल रही हैं, बाकायदे उनके टर्मिनल्स बने हुए हैं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ अल्लाह का बहुत शुक्र है, वी आर इम्प्रूविंग। यस सर, आप बताएं कि मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपको बाय द टाइम कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ के बाद जो है वो कुछ ऐसे चेंजेस आई हैं ब्यूरोक्रेटिक लॉज में कि जिससे ब्यूरोक्रेसी को जो है मैं समझती हूँ कि कमज़ोर किया गया, उनके पावर को जो है वो कम किया गया। तो हमारे मुल्क को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को ताकतवर होना चाहिए, या इस वक्त जो है वो जिसके पास ब्यूरोक्रेसी के पास सफिशेंट पावर है और यही पावर जो है उसको रिक्वायर्ड है मुल्क को चलाने के लिए, काम करने के लिए? मैं समझता हूँ कि पावर सिर्फ और सिर्फ एक तो अल्लाह के पास है, दूसरा इस मुल्क को चलाने का अख्तियार और उस मुल्क के लिए कानून बनाने का अख्तियार पार्लियामेंट का है, और उसके कानून को बनाने के बाद उसकी तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है। ये हमारा कानून कहता है। मैं कहता हूँ कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए। अफसर को किस तरह चलना चाहिए वो कानून में लिखा हुआ है, उसी तरह चले, बस ख़त्म। सिर्फ कानून ऐसा होता है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। कानून पे ना अमल करने की वजह से तो ये तबाही है ना। मैं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ हर जगह पे। मैं उधर भी जब मेरे इख्तलाफात शुरू हुए तो मैं ये कहता था सर ये कानून नहीं है, कानून ये है, दिस व्हाट द लॉ इज़। कहाँ से डालूँ इसमें, कहाँ से डालूँ? ये गुल्ली डंडा थोड़ी है, गुल्ली डंडा थोड़ी है कि घर में बैठे बैठे अपने रूल्स रेगुलेशंस बना लो। ये कानून लिखा हुआ मौजूद है हमारे पास। अगर नहीं है लिखा हुआ तो कानून बनाएं। पत्थर का दौर ख़त्म हो गया, अभी मीडिया का दौर है। जिस तरह आप यहाँ से बैठे 1.5 घंटे के बाद दुबई आ जाता है, दुबई का एयरपोर्ट, और फिर अब फ़ौरन आप कराची का एयरपोर्ट अपने आप को कंपेयर करते हैं, ऐसे ही है। फिर अच्छा, दुबई से उड़े 4 घंटे के बाद आप लंदन पहुँच जाते हैं। वहाँ पे तो दुबई के साथ तो कंपैरिजन है, पाकिस्तान में कंपैरिजन ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि रूल ऑफ लॉ किसी भी कौम को बनाती है क्या चीज़? रूल ऑफ लॉ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा बनाया था दैट वाज बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, कानून सब के लिए और एक ही जैसा। इसी को रियासत मदीना कह देते हैं, रूल ऑफ लॉ, कानून सब के लिए। अच्छा, एक मुश्किल सवाल है, हो सकता है कि आप इसका जवाब भी दे दें। हम अपने मुल्क में ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें गड़बड़ होती हैं उनका जो है वो ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को ही करार देते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि वाकई हर बुराई की ज़िम्मेदार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, या बाकी एलिमेंट्स भी उसमें जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं? मैं समझता हूँ बड़ा आसान है, अपने अलावा किसी को कसूरवार करार दे देना, अपने आप को अलग कर लें, बाकी सबको कह दें सारे कि नहीं। अच्छा, सियासतदान कहेगा कि इस्टेब्लिशमेंट ख़राब है, इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि
जर्नलिस्ट ख़राब है, जर्नलिस्ट कहेगा कि सियासतदान ख़राब है, सियासतदान कहेगा आम आदमी ख़राब है, वो कहेगा टैक्स कलेक्शन सिस्टम ख़राब है। नहीं नहीं नहीं, मैं समझता हूँ एक ही चीज़, रूल ऑफ लॉ, बस सिंपल, उसके पर अमल कर लें, ख़त्म। उसके बाद किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। कानून पे अमल कर लें, आइन पे, जो भी चाहे आइन बनाया है, जो भी है, आपको अच्छा नहीं लगता आइन कि कोई भी शिक अच्छी नहीं लगती, आइन को चेंज कर लें, चेंज कर लें, आपके हाथ में ना, मुआशरे के हाथ में, और उस पर अमल कर लें, ख़त्म। आइन और कानून, कानून पे अमल होगा तो शायद हर चीज़ आपको बेहतर होती हुई नजर आएगी। अमेरिका में कभी आपने सुना है अमेरिका में बिजली का मीटर लगाने के लिए किसी की सिफारिश की ज़रूरत पड़े? हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? मैं गया पेरिस गया, वहाँ पे हमने लियोन के लिए मैंने टिकट लेना था, वो बड़ी हैरत हुई। मतलब वहाँ पे पता लगा कि वहाँ पे एक मशीन लगी है, वहाँ पे आप जाएं बटन मारें तो उधर से आपको नंबर मिलेगा। आप वेटिंग में बैठे हुए हैं, काउंटर्स के ऊपर नंबर आता जा रहा है, आप उसमें देख लें, उसके नंबर पे चले जाएं, उधर चले गए। आप उधर गए तो आपने उसको जाके बताया कि मुझे टिकट चाहिए, चेहरा देख के उसने कहा कि पासपोर्ट दिया उसको, तो वो जो टिकट देने वाली थी उसने कहा कि आपकी उम्र अगर 60+ होती तो मैं आपको रियायत देती। अच्छा, मैंने कहा कैसी? कहती वो जो हमारा कार्ड है ना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होती है, आपकी अभी 60 साल में 10 महीने रहते हैं। अच्छा हैं? मैंने कहा तुम्हें पावर्स हैं? कहता नो आई डोंट हैव पावर्स, मैं जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालूंगा सॉफ्टवेयर दे देगा। मतलब खैर वाकिफ आदमी, उसको वो बता रही थी कि हमारे मुल्क में ये सहूलत है 60+ के लोगों के लिए, रूल ऑफ लॉ, उसकी कोई फेवर। कहती नहीं, आई एम नॉट फेवरिंग यू। ज़ाहिर है वो फ्रेंच बोल रही थी, मेरे साथ जो दोस्त थे मेरे, वो मुझे बता रहे थे, मुझे बड़ी हैरत हुई, तू बता रही है, हम तो बातें हैं, पर उसको कहते हैं ये 20% मुझे दे दे तो मैं तुम्हें 20% रियायत दे दूंगा, खुद बता रही है। अच्छा, उसने कहा कि सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है, उन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए सॉफ्टवेयर ले आए हैं, ख़त्म। रूल ऑफ लॉ के लिए सॉफ्टवेयर ले आए, इंसान के डिस्क्रेशन ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ तो डिस्क्रेशन है ना, आपको चाहे तो प्रमोट कर दे, चाहे तो ना करे प्रमोट, आपको चाहे तो घोड़ाबारी में लगा दे, चाहे तो अजीज़ाबाद में लगा दे, मर्जी है उसकी। नहीं, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, लॉ कानून जो भी बना ले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बनाए ये ना बनाए, नहीं नहीं, जो चाहे कानून बनाए, पार्लियामेंट बनाए, सुप्रीम कोर्ट उसको तशरीह कर सकती है, इंटरप्रिटेशन कर सकती है, आपको डिटेल्स बता सकते हैं, अच्छा इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, लेकिन कानून के पर अमल, कानून पर अमलदारी होगी तो ठीक होगा। सर, कानून पर अमलदारी तब होगी जब कानून अच्छे बनाए जाएंगे और कानून बनाने वालों में जो है वो आवाम के हमदर्द लोग जो हैं वो शामिल होंगे। तो आप शायद सियासत में इंटरेस्टेड हैं और आपका फ्यूचर में सियासी पार्टी में किसी में शामिल होने का भी इरादा है, या आई डोंट नो कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आना चाहते हैं, तो आप क्या प्लान फ्यूचर के लिए रखते हैं? अच्छा, पहली बात तो मेरी ये जो आपने कहा ना, कानून अच्छे, कानून होता है, अच्छा बुरा नहीं होता। ओके, ठीक है। लॉ देखिए, मैं बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जुआ खेलना मना है। अमेरिका में जुआ खेलने के लिए एक शहर है पूरा, लास वेगास। यहाँ पे शराब पीना मना है, वहाँ पे शराब जो है, ठीक है, तो हम कहेंगे उनका कानून बुरा है, हमारा कानून अच्छा? नो, नॉट एट ऑल। इट इज़ देयर सोसाइटी, इट इज़ देयर कंट्री, उन्होंने अपने मुल्क के लिए बनाया है, उनकी मर्जी है, जो चाहे कानून है, नंबर 1। नंबर 2, सियासत कोई शजरे ममनुआ नहीं है, सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है, सियासत है खिदमत खल्क,
अच्छा, अब वो किसी तरीके से भी की जा सकती है। ज़रूरी है वोट ले, ज़रूरी है जाकर के वोट। हाँ, मेरा छोटा भाई इलेक्शंस में खड़ा होता है, ही इज़ अ प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन। मैं अभी तक, वो भी मुस्लिम लीग फंक्शनल का मतलब प्रेसिडेंट है इसका डिस्ट्रिक्ट मटियारी का। और आपको मैं मज़ेदारी की बात बताऊँ, जो पीटीआई की वो इत्तेहादी है। मैंने जो सच था मैंने बोल दिया। अगर मैंने सियासत में जाना होता तो मैं तो मतलब कभी भी ना करता ये, इसलिए मैं तो अपने भाई को नुकसान पहुंचा रहा हूँ कि उसके इत्तेहादियों को उससे दूर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है आपका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, इरादे की बात ही नहीं है। इरादा बन सकता है, ऐसा क्या है? कोई उसके लिए मुझे कोई 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 मुझे उसके लिए लंगोट थोड़ी कसनी पड़ेगी। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप सियासत में आते हैं तो कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे, नून लीग को ज्वाइन करेंगे, पीटीआई मैं आपको नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं है। मैं समझूंगा कि ये बेहतर है तो उनमें जाया जा सकता है, बात की जा सकती है, ऐसी क्या है? कोई भी हो। अगर पीटीआई में इमरान खान ना हो तो आप शायद पीटीआई में जा सकते हैं। नहीं। देखिए, जो बातें मैंने की हैं वो तो खुद मान रहे हैं। अभी एक पे तो आ गए ना, काजी फाइज इस हवाले पे तो मैंने गलती की। तो फिर मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं किसी ना तो मैं ये समझता हूँ जो मुस्लिम लीग नवाज का जो पंजाब की डेवलपमेंट में उनका हाथ है, हमें उनकी, मैं समझता हूँ सिंध में उसी तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट को आना चाहिए, रोज़गार के मौके होने चाहिए। और जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास एक ही ज़रिया है, सरकारी नौकरी, बस। अच्छा, सरकारी नौकरी, और कब तक ये हुकूमत सरकारी नौकरी दे सकती है? मुतबादिल ज़राए पैदा करने पड़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे लाना पड़ेगा। अब उसके लिए ये नहीं है कि किसी को पकड़ के ले आएगा कि यहाँ पे तुम फैक्ट्री लगाओ, नहीं, आप एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर लेबर इतनी ज़्यादा चीप मौजूद है कि हर एक आएगा चीप लेबर के नाम पे। चीप लेबर, अबंडेंट लेबर, चीप सर्विसेज, एवरीथिंग इज अवेलेबल, रॉ मटीरियल इज अवेलेबल, लेकिन नहीं ला पा। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट यही के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन दे आर स्केयर्ड बिकॉज ऑफ द लॉज, बिकॉज ऑफ द सिस्टम। नो, बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, बाकी इनकम टैक्स वालों को खुद ही मुंह दे देते हैं, वो कोई इशू नहीं। सर, इन्वेस्टमेंट से आपका मुझे एक इशू याद आ रहा है कि जब आपने रिज़ाइन किया था तो उसके बाद एक न्यूज़ चली थी कि आपके बेटे की शायद कोई फैक्ट्री है, उसके ऊपर छापा लगा था। तो आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे कि आपके बेटे की किस किस्म की फैक्ट्री है, उसका छापा क्यों लगा था और फिर उसका क्या हुआ? वो मेरी जहाँ पे इनहेरिटेड लैंड है, वहाँ पे मेरी पुरानी फैक्ट्रियाँ हैं। किस चीज़ की? एक फ्लावर मिल है, एक कॉटन जिनिंग फैक्ट्री है और एक घी मिल है। ओके, ठीक। वो घी मिल पे उन्होंने किया था ट्रेडमार्क वालों ने कहा था, PSQCA। उन्होंने कहा कि जी आपको 15 दिन पहले आपने वो एक चालान जमा कराना होता है हर साल रिन्यू कराने के लिए। उन्होंने कहा जी आपने वो जमा नहीं कराया। पर उन्होंने कहा ये ट्रेडमार्क ये कोई और पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने छापे लगाए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वही मैंने कहा ना, स्टेट है हमारी। हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच, सिंध हाई कोर्ट ने हमें उसके ख़िलाफ़ भी दे दिया, तो हमें रिलीफ मिल गया। ज़ाहिर है कारोबार में दूसरा, मेरी मीरान शाह में फैक्ट्री थी, वो तो बंद ही हो गई, उसको उसमें इम्पोर्ट ही बंद कर दिया। हाँ, अच्छा। तो नहीं, वो कोई इशू नहीं। मुझे रब ने कहीं और से बहुत ज़्यादा दे दिया। वो देने वाला तो मेरा रज़ाक, मेरा रब है, ना हुकूमत पाकिस्तान है, ना मिस्टर इमरान खान है। देने वाला मेरा रब है, मैं इस चीज़ का कायल हूँ।
अच्छा सर, आपको इस वक्त पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत होती हुई नज़र आ रही है? मैं समझता हूँ ये जो आजकल जो चल रही है, आजकल जो चल रहा है, उससे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का टेस्ट है जो कि मजबूत हो रहे हैं। सियासतदान एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं ना, जो एक दूसरे के दुश्मन थे टीवी पे, इट वाज इम्पॉसिबल इन द पास्ट, अभी एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका मकसद है कि हमारा जो देयर इज़ प्रोग्रेस, मैं शायद पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा देखता हूँ, मैं चीज़ों को रोशन पहलू की तरफ देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है। आप जब सर्विस में थे तो उस वक्त अबराज ग्रुप के केस के सिलसिले में वज़ीर आज़म, हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आपको जो है वो कोई सिफारिश की थी और आपने मानने से इनकार कर दिया था। फिर अकान अब्बासी साहब ने आपको किसी केस के सिलसिले में बुलाया था, MQM का कोई केस था, तो उन दोनों मुलाकातों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो हम उन दोनों साबिक़ वज़राए आज़म को किस तरह से कंपेयर करेंगे? शायद अकान अब्बासी साहब से एक ही मुलाकात हुई। अच्छा, एक ही मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे एक ही काम कहा, 11 महीने का मेरा टेन्योर था उनके साथ, एक ही काम का, वो भी मैंने नहीं किया। अच्छा, वो भी नहीं किया आपने? हाँ, और बहुत बड़ा आदमी, उसने उस इनकार को जो कि मैंने बड़े भोंडे तरीके से किया था, अच्छा। मुझे नहीं इस तरह करना चाहिए, मैंने कहा, उसने कहा ये हमें पार्लियामेंट चलाना नहीं देता, सुहेल मंसूर MNA था वो, तो मैंने जवाब में कहा कि सर ये पार्लियामेंट चलाना आपका काम है, मैं क्या करूं? या मैंने कहा सर मेरा काम है लॉ इन्फोर्समेंट, मैंने तो ये कर दिया। ये बोलने के बाद मुझे थोड़ा ख्याल आया और शायद अकान अब्बासी साहब का जवाब ये था, एग्जैक्ट लफ्ज़ तो चूँकि मैं मतलब भूल चुका हूँ, उसको 3.5-4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, तो उनका ये जवाब था कि मेमन साहब आप सही कह रहे हैं, पार्लियामेंट चलाना वाकई मेरा काम है और आपका काम वाकई लॉ इन्फोर्समेंट है, थैंक यू वेरी मच। मैं क्या उसने थैंक यू वेरी मच कह रहा था, इसका मतलब निकलो बाहर। उसने कहा नहीं बड़ी मेहरबानी यार, आप जैसे अफसर किधर हैं? और फिर उसने जो है वो, अब प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत नहीं थी कि एक सरकारी मुलाजिम की बैठ के तारीफ़ें करे, उसको तारीफ़ें कर लिया, नहीं जैसे सुना था आप तो बड़े अच्छे और आप जैसे अफसरान किधर हैं ये वो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपको कॉफ़ी पिलाता हूँ, और मैं चूँकि वो बोल के फंस गया था तो मैं घड़ी कोशिश कर रहा था कि उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा था, सर वो। तो मैंने कहा सर देखे ना सर, ये सर नोटिस इशू हो जाता है, एकदम से उनके चेहरे पे थोड़ी सी वो जिसको कहते हैं ना खफगी आई, और उन्होंने ऐसे इशारा किया कि खामोश उठा। पर वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अंग्रेज़ी बोलता है वो आदमी, ज़बरदस्त किस्म की अंग्रेज़ी। तो उसमें तथ्य यही था, कोई 10-12 मिनट 15 मिनट साहब हमारी, फिर वो रीजन्स फॉर आर बीइंग अंडर डेवलप्ड आर द रीजन्स ऑफ, बिकॉज वट एवर अ पॉलिटिशियन इन पावर सेज, ब्यूरोक्रेसी डज इट, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, कानून को फॉलो नहीं होता, साहब फॉलो होता है, साहब की मर्ज़ी का जवाब मिलता है और ये मिलता है। मैं तो साहब मुझे 1 साल हो गया, मैं जिस अफसर को जो काम कहता हूँ कहते सर हो जाएगा, मैं कहता हूँ ये 4 दिन में कर दो, 2 दिन में कर देता है। आपने जवाब दिया, मुझे बड़ा मज़ा आया। फिर उन्होंने वो फिर तो बाद में पता लगा, ज़ाहिर है उनके सेक्रेटरी साहब भी वो, तो उन्होंने फिर वो फेंट के कॉफ़ी बनाते थे, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग सी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़ा झाग सी बन जाती है। उन्होंने मुझे वो भी पिलाई। उन्होंने कहा नहीं मेमन साहब, मैं आपको जैसे आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाते हैं तो आपको चाय या कॉफ़ी या ग्रीन टी एक ही ट्रे में रखी होती है, आप जो चाहे उठा लें। तो मैं पहले ही ले चुका था। उन्होंने कहा नहीं मेमन साहब को मैं अपनी जो मैं दूसरी भी कॉफ़ी पीता हूँ, आपको कॉफ़ी पिलाता हूँ। वो तकरीर करते रहे और मैं वो कॉफ़ी पीता रहा, कॉफ़ी इंजॉय करता रहा। इमरान खान साहब के साथ तो मेरी बहुत सारी मुलाकातें,
एक नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो तबाही शुरू हुई वो हुई शहजाद अकबर के आने के बाद। और लॉ मिनिस्टर का क्या उनमें रोल हो सकता है? नहीं, लॉ मिनिस्टर तो बात की बात है। शहजाद अकबर जब उनके सेक्रेटेरिएट में आके जिस दिन से बैठा, उस दिन से ये सारे का सारा तमाशा शुरू हुआ ज़्यादा स्पीड के साथ। अच्छा, नहीं तो मैं उनको कहता था कि सर नहीं ये बनता नहीं है, तो ही यूज्ड टू बी जस्ट ओके विद इट। मतलब उन्होंने उसको डे ड्रीमिंग करवाई, क्या करवाया? हाँ यस, उन्होंने कहा कि मैं सारी अपोजिशन को जेल में डाल दूंगा, आप अकेले राज करोगे और तुम हो ही शहंशाह, आप हो ही महात्मा, आपका तो कहा हुआ कौन टाल सकता है, जो टाले उसका ऑक्सीजन हम बंद कर देंगे। खत्म, पीरियड। तो शहजाद अकबर कहाँ से आए, कहाँ चले गए? ये पता नहीं है, चले तो मेरे ख्याल में लंदन चले गया, लेकिन जाहिर है उसने अपनी जो करना था वो कर गया। अब चीज़ें खुलेंगी तो पता लग जाएगा खुद ब खुद। मेरा अभी बोलना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि वो जाहिर है उन्होंने कोर्टों में जाना है, सब कुछ जाना है। सर, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारी पब्लिक अक्सर चीज़ों को डिस्कस करती रहती है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं वो हमारे ज़ाहिर बात है कि टैक्सेस से सैलरीज़ लेते हैं, लेकिन ना तो वो स्ट्रीट क्राइम को जो है वो अभी तक ख़त्म कर सके हैं, ना वाइट कॉलर क्राइम जो है वो ख़त्म हो सका है। इसके क्या रीज़न्स हैं कि मतलब हमारे पास एजेंसी भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर उनका भी जो उनकी जो समझे कि नाराज़गी है ना, वो भी हमारे आम आदमी पर ही आके रुकती है, तो ये क्या? मैं बिल्कुल, मैं आपसे देखें, फेलियर्स और सक्सेसेस तो स्टोरीज़ हैं। ज़ाहिर है काम तो कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है काम को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। मैं समझता हूँ हो रहा है, स्लोली ग्रेजुअली हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? सिंध का पहले नेशनल हाईवे का क्या हाल था, रोज़ यहाँ पे लोग अगवा होते थे, अब नहीं हो रहा। चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं ना, स्लोली ग्रेजुअली दे आर इम्प्रूविंग। मैं चूँकि ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, तो मैं इसी तरह, मैंने आपको बताया ना, मैं जब कैडेट कॉलेज पिटारो में पढ़ता था, उस वक्त 7:30 बजे आखिरी बस जाती थी हैदराबाद से मुस्लिम कॉलेज के पीछे सिविल हॉस्पिटल के बराबर में से आखिरी बस GTS की जाती थी कैडेट कॉलेज पिटारो के लिए, पिटारो गाँव के लिए। अभी डबल रोड बन गई है ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है, और सारी रात एयर कंडीशन बसें चलती है। हम उस वक्त बंक करके रात को आया करते थे, चौक पे आके जमा होते थे, और फिर ट्रक थे कोयले के, वहाँ से आते थे खानोट से, उसमें बैठ के पीछे कोयले में बैठ के जामशोर आते थे कढ़ाई गोश्त खाने के लिए। फिर वहाँ सुबह वापस जाते थे, वही कोयले के खाली ट्रक जाते थे, और पकड़े इसलिए जाते थे कि कोयले के सारे कोयले में, और ज़ाहिर वो धोबी को देते थे कपड़े, तो उसमें कोयला लगा होता था, वो जा कर के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को बताता था और पकड़े जाते थे। अब समझ आइए कि किस तरह पकड़े जाते थे। एनीवेज, तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो रही हैं, ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव, लेकिन चूँकि हम सोशल मीडिया पे चीज़ें देख रहे हैं जो कि दुनिया में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, तो हम समझते हैं हमें भी डे ड्रीमिंग का आदी हम बन गए बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड एक्सेस टू इंटरनेट। तो हमारी हर चीज़ इंप्रूव हो रही है आज से। देखो कम्युनिकेशन कितनी इंप्रूव हुई है पाकिस्तान में। नो डाउट, दैट इज टेलीफोन। मैं ये कहता हूँ, लेकिन लेकर तो हमारा मुआशरा आया ना, हमारी स्टेट लेके आई ना, हमारी स्टेट ने उनको लाइसेंस दिया ना, तो हमें स्टेट का इस तरह तो होना चाहिए ना कि उन्होंने हमें दूर नहीं रखा। नेपाल में नहीं है, और बर्मा में नहीं है, अफ्रीका के कई मुल्कों में नहीं है इंटरनेट, अफ्रीका के कई मुल्कों में इंटरनेट नहीं है, हमारे मुल्क में तो है। तो हमें ये तो करना चाहिए ना, टेक्नोलॉजी भी ये हमारा मुआशरा लेकर के आ रहा है ना, हमारी स्टेट लेकर के आ रही है ना, हमारा मुल्क लेकर के आ रहा है, तो हम लोग हमें मैं समझता हूँ कि उम्मीद है बाहर रख। आप बात कर रहे थे आरिफ नकवी के बारे में कुछ। आरिफ नकवी साहब ने के इलेक्ट्रिक में शेयर्स खरीदे थे, अबराज ग्रुप के वो हेड थे। अब उनका बड़ा
तरीक़ाकार ये था कि गैस से वो बिजली पैदा करते थे। अच्छा, गैस का कनेक्शन स्वीट सदर्न गैस कंपनी देता था, तो गैस के वो पैसे देते नहीं थे। जैसे ही कोई एक्शन उठाता स्वीट सदर्न गैस, ज़ाहिर है उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कानून पे अमल करते, उनका गैस काटते थे। तो ये करते ये थे कि जो कच्ची आबादियाँ उनकी बिजली बंद कर देते थे। अच्छा। वहाँ से फिर जलसे जुलूस, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाती थी दरमियान में कि यार खुदा का वास्ते खोलो। अच्छा। कभी गवर्नर साहिबान, कभी चीफ मिनिस्टर साहिबान, कभी मिनिस्टर साहिबान, कभी MNA साहिबान, कभी MPA साहिबान, ज़ाहिर है लोगों को तकलीफ़ थी। वो फिर स्वीट सदर्न गैस को जिस तरह होता है, यार इस मरतबा दे दो, अगली मरतबा देख लेते हैं, अच्छा 10 करोड़ रुपए का बिल है, चलो आपको 2 करोड़ रुपए दे देते हैं। इस तरह करते करते उनके पास 87 अरब रुपया जमा हो गया था। हमने इंक्वायरी की थी, और तो वही बात थी कि वो दे नहीं रहा था। अच्छा, हमने कहा कि अच्छा के इलेक्ट्रिक ये चाहता था कि उनके CFO पे हम एक FIR कर दें और फिर जान छूट जाएगी उनकी, इसलिए फिर तो कोर्ट में केस चलता रहेगा, ट्रायल कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरह करके पैसे तो खा जाएगा। हमने लिखा मिनिस्टर ऑफ एनर्जी को चिट्ठी कि इनसे पैसे ले लें, दरमियान में पढ़ के बैठ के और कर ले। स्वीट सदर्न गैस ने भी एग्री किया था। इन द मीन वाइल हुकूमत आ गई, वो तो खैर हमारी चिट्ठी तो चलेगी, पता लगा शंघाई इलेक्ट्रिक आ रहा है, तो मैंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन और SCCP में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, हमने चिट्ठी लिख दी थी कि जी इसने अपने लाइबिलिटीज़ में 87 बिलियन रुपीज़ आप शो किया या नहीं किया, ये आप शंघाई इलेक्ट्रिक को भी बता दीजिएगा कि जब वो जितने में चाहे, वो तो खैर उसका अपना अख्तियार है। शंघाई इलेक्ट्रिक आया नहीं, इसलिए कि इसने छुपाई थी वो 87 अरब रुपया जो इसकी लाइबिलिटी थी। वो तो बाद में आता है, शंघाई इलेक्ट्रिक तो गले में तो पड़ना था। ये 87 अरब रुपया हम लोगों के पैसे, पाकिस्तानियों के पैसे, पाकिस्तान की गैस कंपनी के पैसे। इस बात पे इमरान खान साहब का, चूँकि वो दोस्त था और बहुत बड़ा फाइनेंसर था, मुझे उसने बताया था, इमरान खान साहब ने, कि मैं, तुम्हें पता नहीं है इसने मुझे बड़ा फाइनेंस किया हुआ है मेरे PTI को। मुझे खुद बताया था, मुझे तो पता नहीं था कि कौन है इसका फाइनेंसर, कौन नहीं है। ये तो अभी बाद में जब द की मैन एक शाया हुआ, एक किताब शाया हुई साइमन क्लार्क की लंदन में, उसमें उसने लिखा $2.1 मिलियन आरिफ नकवी के एक क्रिकेट क्लब है, उसने दिया PTI को $2.1 मिलियन, और दूसरे तो पता नहीं कितने दिए। वो तो बातें खुलेगी तो पता लगेगा। और मेरे साथ एक मरतबा नहीं, कोई 4-5 बार कन्फ्रंटेशन हुई, अकेले में नहीं हुई। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो खुल्लम खुल्ला जो बात करते हैं वो छुपा के नहीं करते, सबके सामने। हाँ, सबके सामने कहते हैं उसने मुझे ये किया तो तुम वैसे मेरे दोस्त हैं, तो जो चाहें करें। अभी भी नज़र आ जाएगा, हर चीज़ आपको खुल के सामने आ जाएगी। जब ये स्कैंडल्स खुलना शुरू होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे कि सिंध में आप देखें, बाकी प्रोविंसेस में तो गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं, लेकिन सिंध में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन अब 15 साल ही होने वाले होंगे कि हमारे पास एक ही गवर्नमेंट जो है वो एक ही पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है, जिससे हम जितना उम्मीद कर सकते हैं कि वो उतना डिलीवर करे, वो डिलीवर नहीं कर पा रही है। स्पेशली मैं कहूँगी कि तालीम के मैदान में हम जो है वो ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, वो डिलीवर नहीं कर रही है। तो क्या सबब है कि हम सिंध के लोग जो है एक ही पार्टी को वोट देते हैं, या ये कोई दूसरी कंस्पिरेसी है, या वही जो इस्टेब्लिशमेंट वाला इल्ज़ाम है यहाँ पे ये सादिक आता है? चूँकि हम तीसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम हर चीज़ को साजिश करने की किसी के ख़िलाफ़ ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि 15 साल जिस पॉलिटिकल पार्टी को हो गए हैं, सारे पढ़े लिखे
अनपढ़ सारे लोग ये समझते हैं कि यार हमारे साथ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इससे ज़्यादा हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिंध फॉर अ कॉमन मैन, जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए तो नहीं है। वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा लेता है और प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज भी करा लेता है। जो गरीब आदमी है उसके पास ना इलाज की सहूलत है, ना उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई सरकारी तौर पे स्टैंडर्ड की एजुकेशन अवेलेबल है जो कि उसको प्राइवेट सेक्टर में ले जा कर कोई नौकरी दिलाए, ना हमारे पास कोई दूसरे मौके ज़राए पैदा हुए हैं। ऑफ कोर्स इस हुकूमत ने भी NICVD जैसा इदारा खोला है, इसमें कोई शक नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसी पीपल्स पार्टी की ही इनिशिएटिव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। अब वो मेरे ख्याल में ना तो उनको ख्याल है, ना वो ये समझते हैं हमारा कोई कंपटीशन है, ना अभी देखें मेहड़ में आग लगी, पूरे इलाके में फायर ब्रिगेड नहीं थी, 9 बच्चे शहीद हो गए। हमारे मटियारी डिस्ट्रिक्ट में सईदाबाद में आग लगी, एक्सीडेंट हुआ था, एक बच्चा शहीद हो गया, यहाँ पे जल के शहीद हुआ। खुदा की पनाह 21वीं सदी है, 21वीं सदी है। नेशनल हाईवे के साथ हम बैठे हैं और वो लोग इंडस हाईवे के साथ बैठे हुए लोग शहीद हो रहे हैं जल के। 1 2 नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो गया, 9 बंदे जख्मी हुए। सईदाबाद के हॉस्पिटल में वार्ड बॉय भी मौजूद नहीं था और तहसील हेडक्वार्टर है, इट इज़ तहसील हेडक्वार्टर जहाँ पे वडेरों ने बना लिया, हमारी हुकूमत ने यहाँ पे बना लिया तहसील सईदाबाद। SDM मौजूद है, DSP मौजूद है, जिसने तो एक आम आदमी को महसूस कराना है कि स्टेट मौजूद है, वो तो मौजूद हैं। लेकिन जो उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए थी फॉर बिकमिंग अ तहसील, वो नहीं है। बच्चियों का कॉलेज नहीं है सईदाबाद जैसे शहर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल अभी तक नहीं है। अच्छा, सूफी यूनिवर्सिटी को ऐलान हुए कुछ 6 साल हो गए, एक टेम्परेरी बिल्डिंग में चल रही है। एक आदमी ने ज़मीन दी, एक हमारे दोस्त हैं, हमारे यहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने ज़मीन दी अतिये में, बिल्डिंग नहीं बन रही। मेडिकल कॉलेज हाला का इफ्तिताह संग बुनियाद 2 मरतबा रखा जा चुका है। एक मरतबा तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद नहीं लगाया। मैं तो ये कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेगेसी लेकर के चल रहे हैं। बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हमारी बीबी रानी, उनकी। अच्छा, फिर उन्होंने लेगेसी उठाई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की, और उन्होंने खुद यहाँ पे संग बुनियाद रखा है। 2 साल हो गए उसको, नहीं बना, अभी तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वो जो तहसील हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर्स नहीं है। अभी भी आप चली जाएं, कितने डॉक्टर्स तनख्वाह उठा रहे हैं और कितने डॉक्टर्स नहीं हैं। मतलब मैं नहीं समझता कि ये हालात तो मैं मटियारी डिस्ट्रिक्ट के आपको बता रहा हूँ, बाकी ज़िलों का क्या हाल है वो तो आपको। अच्छा, फिर कोई आप हमारी 3 यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पे सेम का कोई 4 फीट एवरेज पानी खड़ा है। 5-6 हज़ार एकड़ ज़मीन जो है उसमें पानी खड़ा हुआ है। मतलब
मोस्ट फर्टाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध फॉर एग्रीकल्चर, जो कि नेशनल डिस्ट्रॉय हो गया, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग तबाही। मतलब है कोई इस तरह काम करने के लिए? है कोई जो आकर के लोगों को उनके कमाई के जायज़ ज़राए के पर इंश्योर करे कि जी उनको मिले? अब ठीक है, बस जितनी मेहनत करेगा उतना वो फसल उगाएगा, अपने मेहनत करेगा, अपना वो करेगा। नहीं, बच्ची को अगर कोई पढ़ाना चाहे, आप ये सोचें कि हाई स्कूल अगर कॉलेज अगर कोई अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहे तो क्या करे? सईदाबाद में रहने वाला, उसका इर्द गिर्द हम कहते हैं तालीम का निज़ाम, कॉलेज ही नहीं है तो बच्ची कहाँ करे? इसका मतलब जिसके पास पैसे हैं वो करीब के हाला अपने बच्चियों को भिजवाए या सकरन भिजवाए, अदरवाइज नहीं। मतलब मैं किसी को भी कसूरवार करार देने को तैयार नहीं हूँ। मैं तैयार सिर्फ और सिर्फ जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उसको मैं समझता हूँ कि उसको ये चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, इसीलिए लोग उसको वोट दे के भेजते हैं। मैं ये कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से उसने इतनी अजीम माँ के बेटे से उसने इफ्तिताह करने से पहले अब उसको चला भी दे। शहीद रानी से कोई वो नहीं है, बहस नहीं है, उनके बच्चों से कोई बहस नहीं है, उनसे बच्चों से कोई सवाल नहीं है, लेकिन इन लोगों से सवाल है, इन लोगों से सवाल है जिनको हमने वोट दिया। मेरा भी तो वोट है ना, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं प्राइवेट डॉक्टर को अफोर्ड भी कर सकता हूँ। मेरे बच्चे लंदन में पढ़े थे, वो उनकी आम आदमी की ज़रूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उसकी प्रायोरिटी नहीं है। उसको पता है लोग शहीद रानी के ज़ाहिर नाम पे हर एक जज्बाती भी होता है और कोई बात भी नहीं करता, कोई सवाल भी नहीं उठाता टाइम पे। दैट इज़ वेरी मच सैड कि हम शहीद रानी के नाम पे वोट भी देते हैं और फिर वो पार्टी हमें रिटर्न में जो है वो गुड गवर्नेंस या हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही है जो हम सिंध वासियों के जो हैं वो बेसिक राइट्स हैं। हम अपनी वफा शहीद रानी के साथ मना रहे हैं। हम अपनी वफा का सबूत शहीद रानी के खून के साथ करते हैं, आम जो हमारा यहाँ पे वोटर है। लेकिन ये बेवफा लोग हैं। मैं उस वफादार को कसूरवार करार देने को तैयार नहीं हूँ। नहीं, ये पार्टी तो हमें सजा दे रही है ना उस चीज़। नहीं, ये लोग सजा दे रहे हैं, ठीक है, ये खुद भी वफादार नहीं है। हाँ, बस असल बात ये है, ये खुद अगर वफादार होते तो अपने बच्चों को पढ़ा देते अच्छे तरीके से। बिल्कुल, उन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाया, तो अब मेरे बच्चों मैं ये कहता हूँ पार्टी के मफाद में फैसले करते होते तो आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शहीद रानी, उसके नाम पे बने हुए चीज़ें इस तरह नहीं चल रही होती। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने तो सिंध को 73 का पाकिस्तान को आइन दिया, मतलब उनका तो लेवल, पाकिस्तान को एटॉमिक कुव्वत बनाया, पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। 70s में चांद का मेडिकल कॉलेज बनाया, 70s में पीपल्स मेडिकल कॉलेज नवाबशाह बनाया फॉर गर्ल्स, बच्चियों के लिए। किसने सोचा था कि बच्चियां नवाबशाह में पढ़ेंगी? आज देख ले नवाबशाह शहर, we have so many फीमेल डॉक्टर्स जो वहाँ से कर। मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ते उस लेगेसी का सिर्फ और सिर्फ इंतखाबी निशान तक मत रखो, या उस विजन को जो है वो लूज मत करे। मैं बिलावल साहब को नहीं कह रहा हूँ, मैं इन लोगों को कह रहा हूँ
जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हाँ, इन्होंने कहा हो और उसने ना किया हो तो बताएं, तो हम बिलावल साहब से फिर सवाल करेंगे। नहीं, ये लोग जो यहाँ पे हैं, इनको जो हमारे इनको हमें जब वोट दें, मैं ये कहता हूँ कि हमें पूछना चाहिए कि तूने किया क्या है, मासवाए इसके के। तो सर फिर आम आदमी पे भी तो एक जो है वो क्वेश्चन मार्क उठता है कि वाई ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर हिज राइट्स के मैंने वोट दिया है तो आपने मेरे लिए क्या किया है। देखिए, आज से ऐसा वक्त तो आ रहा है ना कि जो लीड थी 88 में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के कितने वोट थे और आज कितने वोट हैं, मुखालिफ के कितने वोट थे और आज कितने वोट्स हैं। फ़र्क आ रहा है, ज़ाहिर है, लेकिन लोगों को फिर भी ज़ाहिर है तवक्कुआत क्या यकीन बेनज़ीर के खून पे है। दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, हमें जो है वो काफ़ी मालूमात फराहम की। नाज़रीन, उम्मीद है आपको बशीर मेमन साहब से हमारी बातचीत जो है पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल हमसरी सिंध को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी जो नोटिफिकेशंस हैं फ्रेश वो आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।